गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम हमारी जो सीरीज चल रही थी हम होंगे कामयाब सीरीज, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन हम आज इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक मैं चाहता था कि इस सीरीज के सबसे स्टार्टिंग में ही आ जाए कि बच्चों के ऊपर कितना मानसिक तनाव है और वो इस पूरी जर्नी के थ्रू जाते हैं तो कहाँ भटक जाते हैं और किस तरीके से वो डिप्रेशन में आते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं और उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो लेकिन फिर मैं इस पे सोच रहा था कि रैंडम जो डायरेक्शन देने की बजाय मैं इसमें है ना जो एकदम इसका जो भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस है या जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उनके ऊपर ही जाके बात करूं। तो मैंने जो अभी तक है ना काफी सारे लोगों से बात की, तो उसमें मेरे को जो जनरली प्रॉब्लम समझ में आई तो लोगों ने मुझे बताया कि ना सर हमें सब कुछ पता है कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ पता है, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो सर जो दिल टूट जाता है उसके बाद वापस तैयारी करने के लिए कैसे है, मोटिवेशन कहाँ से लेके आए। और जो आरएस का एग्जाम है 3-4 सालों तक पूरा होता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में आता है, हर स्टूडेंट, ये इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई भी यदि ये बोले कि मेरे को ना मतलब डिप्रेशन नहीं आया तो वो एकदम झूठ बोल रहा है। वो कभी ना कभी आता है, किसी को छोटे पीरियड के लिए आता है, किसी को लंबे पीरियड के लिए आता है। तो ना मतलब जो डिप्रेशन एक बहुत ही मतलब बड़ी समस्या है जो आज के कंपटीशन के टाइम पे ना लोग तैयारी कर रहे हैं। ये डिप्रेशन आता क्यों है? तो डिप्रेशन एक तो इसलिए आता है क्योंकि ना इतना लार्ज कंपटीशन हो चुका है। यदि हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हमारे जो कंपटीशन वाले हैं वो आगे निकल गए, उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। एग्जाम नहीं हो पाते, उस एग्जाम में करप्शन की न्यूज आ जाती है, लीकेज की आ जाती है, इस वजह से देखो डिप्रेशन आना ना बहुत बड़ी बात है। और उस डिप्रेशन आने की वजह से हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और हम जो मतलब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है ना हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हमारा जो एक है ना इस देश की सबसे बड़ी जो ताकत थी ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलने जा रही है। और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण मैं समझता हूँ ना वो डिप्रेशन। और इस पे बात कोई भी नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपर आके ना ये नहीं बताता है कि हाँ यार वो डिप्रेशन मेरे में भी आया था और उस डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, उस स्ट्रेस से हम कैसे निकल सकते हैं। तो मैं इसमें जो एक मेरे बड़े भाई हैं चरण सिंह जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये पूछा था कि ना ये स्ट्रेस आए ना तो उससे स्टूडेंट कैसे बाहर निकल के आए। उसके बाद मैंने इस चीज पे सोचा कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि आप एक अच्छी किताब पढ़ो चाहे बुरी किताब पढ़ो, एक बुरी किताब पढ़ने से आपके ना पूरे जो नंबर आएंगे, जैसे हिस्ट्री की मानो एक आपने खराब किताब पढ़ ली, एक अच्छी किताब पढ़ ली, तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 नंबर का डिफरेंस आएगा। लेकिन यदि आपने इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया और इस डिप्रेशन को मैनेज नहीं किया ना, ये तो आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो ये टॉपिक है वो मेरा एकदम सबसे क्लोज टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। और ये केवल आरएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये नीट आईआईटी जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं ना उन सबको डेडिकेट करते हुए मैं ये टॉपिक बनाना चाहता हूं। मैं आज स्ट्रेस और जो डिप्रेशन आता है उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो मतलब कि ना डाइवर्ट हो जाता है, किस तरीके से जो स्टूडेंट के अंदर की व्यथा है ना उसको हम नहीं समझ पाते। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ना अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि जो स्टूडेंट है ना वो कितने लोड से गुजर रहा है। उनको तो लगता है कि तैयारी तो करनी है। आपको मैं जनरल बात बताता हूं कि जब मैं ऐसे तैयारी करता था और घर पे जाता कोई रिलेटिव और अब की बार तो थोड़ा और जोर लगा दे, अरे तो जोर लगा दे तो मतलब कि कोई एग्जाम है, ये उसकी एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि ना तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है यार, तू मतलब कि क्या कर रहा है, तू पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जो मतलब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग, कुछ सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, खासकर पड़ोसी, ये तो ताने मारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी जो स्टूडेंट है वो इतने तानों के बर्डन से ना मतलब कि बहुत ज्यादा वो दबाव में अपने आप को महसूस कर रहा है। और उसके ऊपर यदि आप हल्का सा भी छींटाकशी कर देते हो ना, और भाई साहब कलेक्टर साहब आ गए क्या, और आप तो आरएस बन के आ गए क्या, अब की बार तो तहसीलदार गाड़ी में आएंगे, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो कमेंट्स होते हैं ना वो हमारे किस तरीके से साइकोलॉजिकल बर्डन बनाते हैं। इतना जो एग्जाम डिले हो जाता है उसकी वजह से किस तरीके से हमें दिक्कत आती है और किस तरीके से एक क्वेश्चन को डिलीट करवाने के लिए लोग है ना मतलब जो हमारी जो साथी हैं वो ना हाई कोर्ट में चले जाते हैं, जो भर्तियों को डिले करना चाहते हैं। इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा प्रेशर है। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रेशर आप ना सब लोगों के साथ ना ये शेयर करें कि ये प्रेशर है हमारे ऊपर। इस प्रेशर को दूर करने के लिए ना पेरेंट्स कुछ करें, सोसाइटी कुछ करे, टीचिंग जो हमारे टीचर्स हैं वो कुछ करें, जो हमारी कोचिंग्स हैं वो कुछ करें। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम पूरी अच्छे से बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका आदमी की एफिशिएंसी के ऊपर है ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने मेरे जो स्टूडेंट, मेरे साथ के जो दोस्त थे जो मतलब कि मेरिट में आते थे और वो इस एग्जाम में इतना डिप्रेस हो चुके हैं
कि वो लोग है ना चाहते हैं कि हमें एक छोटी से छोटी जॉब मिल जाए, हम चपड़ासी की भी नौकरी करने को तैयार हैं, हम मतलब कि एकदम क्लर्क की नौकरी करने को भी तैयार हैं। तो एक जो स्टूडेंट जो एक टाइम पे एकदम मतलब मेरिट में पहली रैंक पे आ रहा है, दूसरी रैंक पे आ रहा है, चौथी रैंक पे आ रहा है, वो आज ना मतलब इतना डिप्रेस क्यों आ चुका है, मतलब वो इतना डिप्रेस क्यों हो चुका है, उसके पेरेंटल सपोर्ट में कहाँ कमी थी। तो इन चीजों के बारे में हम एकदम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को मैं इतना डिटेल में बताऊंगा ना, ताकि आपको ना कल को ना मतलब समझ में तो आए ना। अब मैं जनरली लोगों से बात करता हूँ कि ना मतलब कि कैसा लग रहा है भाई, बहुत डिप्रेशन में आ रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि क्या कारण है उस डिप्रेशन में आने का, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं डिप्रेशन में क्यों आ रहा हूँ, मेरे अंदर के जो संवेग है वो क्यों आ रहे हैं, उन्हें ये चीजों का नहीं पता। तो मैं इस पे थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहूंगा, और आप लोगों को जो भी इसमें कोई दिक्कत है इसका पार्ट 2 और आएगा, कि जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम करें। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे स्ट्रेस क्यों आ रहा है, और जो स्टूडेंट है वो किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उनके बारे में आज हम जनरली बात करेंगे। तो आपकी कोई भी ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो कि मैं ये स्ट्रेस फेस कर रहा हूँ, मैं इमोशनल ब्रेकडाउन में हूँ, मैं या कोई डिप्रेशन में हूँ, तो उनको आप लिख सकते हो, हम उनको भी अगले लेक्चर में ना इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि आप हिस्ट्री ना भी पढ़ के जाओ ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं किया ना, तो उसकी वजह से फर्क पड़ता है। जो बाहर के ताने होते हैं उससे हम दबाव में रहते हैं, जो पेपर के अंदर जब हमें लिख के आना पड़ता है ना, तो बोलते हैं कि ना बच्चा प्रेशर के अंडर में आ गया, वहां पे अरे प्रेशर कहाँ से आ गया, आप लोगों ने बाहर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो एग्जाम के अंदर अपने आप को ना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, और वो जितना भी नॉलेज है उसको निकाल नहीं पाया। तो इस स्ट्रेस के टॉपिक पे आज हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हम सीरीज लेके आए थे, क्यों लेके आए थे कि एक एक छोटे छोटे एस्पेक्ट के जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हम ये सीरीज इसलिए लेके आए हैं कि कोई भी बच्चा ना इस वजह से सिलेक्शन से ना रुक जाए क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिली थी। और अब्राहम लिंकन सर इस सीरीज के ना हमारे जो इंस्पिरेशन है कि हमें सही तरीका पता होना चाहिए, एफर्ट्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली थी। और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि जो मैंने क्या किया है, और इसके बाद अब मैं ये आज की सीरीज को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आज जो हम ये जो 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर इनके ऊपर लेंगे, जितने भी आपके डाउट्स आएंगे उसके हिसाब से हम आगे लेक्चर्स को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज क्या कि स्टूडेंट परेशान क्यों हो जाते हैं, क्या यार मतलब कि स्टूडेंट है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका एग्जाम डिले हो रहा है, वो तैयारी नहीं कर पा रहा, रिवीजन नहीं कर पा रहा, उसकी वो परेशान क्यों है, उसकी क्या कारण है, स्टूडेंट को खुद को नहीं पता होता मैं परेशान हूं। और वो परेशान होता ना गलत आदतों में पड़ जाएगा, गलत जो तरीके हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के उसकी तरफ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कि स्टूडेंट क्यों परेशान होते हैं हम उस पर बात करेंगे। तैयारी करना इतना आसान नहीं है जितना बाहर से लगता है, कि हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि या जो सोसाइटी वाले बोलते हैं कि यार 2 साल हो गए तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतना तैयारी करना आज के टाइम पे क्यों आसान नहीं है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या अपने आप को समझता है कि मैं कौन सी स्टेज से निकल रहा हूं। मैंने ये जनरली देखा है, दूसरे का रिजल्ट आया कि यार आपका इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, मैं डिप्रेशन में फील कर रहा हूं, तो उनका ना मतलब डिप्रेशन क्यों आ रहा है, वो गिल्ट के कारण आ रहा है, वो किसी दूसरे के रिजल्ट के कारण नहीं आ रहा, वो गिल्ट आ रहा है कि मैंने पूरी प्रोसेस में कहाँ गलतियां की थी। तो क्या स्टूडेंट देख रहा है कि मेरे अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है उसका कारण क्या है, क्या गिल्ट के कारण आ रहा है, या मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं, या मेरी जो हैबिट्स हैं वो खराब हो चुकी हैं, या मेरे कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है। तो स्टूडेंट अपने आप को समझता है क्या, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर है ना अभिभावक क्यों नहीं समझते, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं कितनी बार है ना हमें ऐसे पास में बिठा के पूछते हैं कि बेटा तू कैसा है, मतलब पढ़ाई को साइड में जाने दे, ये क्वेश्चन तो जनरली सब पूछते हैं। मतलब आप खुद से देखिए कि आपके मतलब कि जो पड़ोसी हैं या आपके दोस्त हैं या कोई भी है, तो उनमें से यदि 5% लोगों को निकाल दो, वो आपसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि ना आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कब होगा, तेरा पेपर खिसा को ही, तेरे के रिजल्ट आना रहा है, आपके अलावा कुछ ही कौन पूछी। ये कोई नहीं पूछता ना कि यार आपको मतलब कि किस तरीके का फील हो रहा है, इस तैयारी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत तो नहीं है। कोई भी हो तो उसकी बात करते हैं, लेकिन ये तो स्टिग्मा है। कोई बच्चा बोल देना कि मैं पढ़ाई से ना परेशान हो गया, तो उसको बोलते हैं ठीक है रेडी लगा ले, या फिर उसको बोलते हैं कि ना मतलब कि तू तो कोई काम को हो ही को नहीं, मारो नाम डुबो दियो। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट के ऊपर है ना कितना ज्यादा बर्डन है, और वो ना मतलब अभिभावक को भी समझना पड़ेगा, और हमारे उसके जितने भी फैक्टर्स हैं जो उनके आसपास रहते हैं उनको समझना पड़ेगा। और कोचिंग क्या होती है कि आपको गाइड करती है इस तरीके से, और वो कोचिंग आपको इतना सारा पढ़ा दिया, केवल पढ़ाने के लिए कोचिंग होती है क्या, या वो केवल मेंटरिंग करने के लिए होती है, या आप उनका हाथ पकड़ के कि यार जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे को कहीं डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो कोचिंग को भी समझना पड़ेगा कि क्या वो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन है।
अब स्टूडेंट है ना, मतलब 1 लाख स्टूडेंट है ना आपने इकट्ठे कर लिए, अब उनको बोल रहे हो कि एक दूसरे के साथ compete करो, मारो कूटो, तो ये कोचिंग इसके लिए थी या? तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। अब बच्चा एक बार डिप्रेशन में चला गया, बाहर आने का क्या तरीका है कि या तो वो अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट करे या फिर वो मोटिवेशन। तो उसको मोटिवेशन कहाँ से मिले? फिर वो क्या करता है कि मतलब कि आईएएस आईपीएस के जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, उनको देखने की कोशिश करता है कि यहाँ से कुछ मोटिवेशन मिले। लेकिन वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आप दूसरों को देख के मोटिवेट थोड़ी ना होगे। मोटिवेशन के लिए आपको अंदर से ना एक चिंगारी उठनी चाहिए। लेकिन वो जब डिप्रेशन की जब बारिश होती है ना, तो अंदर की वो जितनी भी चिंगारियां है ना सारी डुबो देती है। फिर मोटिवेशन जरूरी क्यों है? आप जैसे मतलब कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप टॉपर्स के टॉक में जाइए, कहीं जाइए, ताकि आप ना शॉर्ट टर्म तो मोटिवेशन लें उनसे तरीका तो सही सीखें। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, क्यों मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। फिर मैं स्टूडेंट है ना, मतलब इस तैयारी की जो साइंटिफिक प्रोसेस है ना उसको समझे। जैसे कि कल है ना, मतलब कि एक लाइव डाउट पूछा गया था कि सर हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। तो मैं बताया कि हमेशा कॉन्फिडेंस एक साइंटिफिक प्रोसेस पे आता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस है ना, जैसे कि मैं एक बॉल को ऊपर उछाल दूं तो वो पक्का नीचे आएगी, इस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उस साइंस को मैं समझता हूं। तो सेम मैं ऐसे ही कह सकता हूं, यदि हमने साइंटिफिक प्रोसेस से स्टडी की कि ये पहली प्रोसेस होनी चाहिए, दूसरी में ये करेंगे, तीसरी स्टेज में ये करेंगे, फोर्थ स्टेज में ये करेंगे, और आपने उन स्टेज को बिना किसी गलती के पूरा किया है ना, तो आपको ना पक्का विश्वास रहेगा कि ये मैंने तो स्टडी की ना, साइंस को फॉलो किया है, रिजल्ट अच्छा आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर आएगा। लेकिन हम इतनी होच पोच में तैयारी करते हैं कि पता भी नहीं है कि कब हमने रॉ डेटा ले लिया, कब उसको सिंप्लीफिकेशन किया, दिमाग में रखने के लिए, रिटेन करने के लिए कोई टेक्निक नहीं लगाई, आउटपुट के लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या है ना कि एक स्टूडेंट है ना, वो अपनी जितनी भी ये मिस्टेक्स है ना उनके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि हम इग्नोरेंस में रहते हैं। अब मैं आपको ना 10 बुक बता दूं कि इन 10 बुक से ना, इस बुक से ये उठा के ये चैप्टर पढ़ लेना, कोई नहीं पढ़ता। मार्केट में जाएंगे, एक कोचिंग के नोट्स लाएंगे, उसको पढ़ेंगे। क्यों? आलस है, एक इग्नोरेंस है। तो उसकी वजह से आप जब है ना इस पूरी प्रोसेस की जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको जब आप तोड़ना चाहते हो ना, तो आप खुद डिप्रेशन में जाना चाहते हो। कितने बच्चे हैं जो मेंस आंसर राइटिंग जो करते हैं, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो वो जो साइंटिफिक प्रोसेस है ना उसको खुद को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और जब उसको ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होता है ना कि उनको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाता, और फिर वो इसमें पूरे इस साइकिल में घुस जाते हैं। फिर है ना लास्ट में मैं ना पेरेंट्स के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समझे, वो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। वो आपका ना मतलब आपका सम्मान करने के लिए, आपका जो मान है उसको बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप उनको समझिए। ये मैंने देखा है कि जनरली ना जो दूसरे मतलब रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनकी बातों में आके अभिभावक भी क्या है ना कि अपने बच्चे को उतना ही डांटने लग जाते हैं कि तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। तो हम उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना टॉपिक है कि ये स्ट्रेस आता क्यों है। मतलब एक मैं, और ये सारी केवल एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें एकदम जनरल प्रैक्टिकल बातें होंगी। आप भी अपनी बातों को ना मेरे कमेंट सेक्शन के द्वारा ना शेयर कर सकते हो। और ये वीडियो ना मतलब केवल आरएस आईएएस इनके लिए नहीं है यार। ये वीडियो ना छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले, 10th की, 12th की, या जो बोर्ड एग्जाम में भी आ रहे हैं उनकी तैयारी करने वाले, या जो आगे ना मतलब हमारे रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए है कि ये हमारे पहले सबसे पहले ना स्ट्रेस आता क्यों है, ठीक है। तो स्ट्रेस सबसे पहले साइकोलॉजिकल चैलेंज मिलते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ चैलेंज आते हैं हमें, वो 4D चैलेंज है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन से 4 मतलब कि चैलेंज हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं खुद ही, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम ये कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो ना मतलब एक इंसान को साइकोलॉजिकल चैलेंज मिलते हैं उसके अंदर से कि ना मतलब कि ये, और उनको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट कर ली है, ठीक है। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, अब हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ेगा? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि हम अपनी प्रोसेस के ऊपर ध्यान, मतलब जो स्किल्स हैं उनको शार्पन करें तो टाइम बहुत कम हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा तो सिलेबस है। अब जो एग्जाम जो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड एग्जाम होते हैं, जैसे आईएएस आरएस या फिर एसआई कोई भी एग्जाम, तो उनमें क्या होता है कि आप एक बुक तक ना लिमिट नहीं कर सकते, उनके बाहर का भी बहुत कुछ आ सकता है। तो हमें कुछ पता नहीं होता कितना बड़ा सिलेबस है। अब उसके लिए साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करें तब तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। लेकिन हम बहुत होच पोच तरीके से तैयारी करते हैं। तब होच पोच तरीके से तैयारी करने की वजह से क्या करना पड़ता है कि हमें मैक्सिमम स्टडी आवर्स को पुट करना पड़ता है कि 10 घंटे में भी नहीं हो पा रहा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि यदि हम पूरा एकदम अच्छे से पढ़ें कि 10 घंटे में पढ़ाई ना हो।
तो फिर हम उसको 12 घंटे 14 घंटे की तरफ ले जाते हैं। जब हम उसको ज्यादा करते हैं तो एक अनबैलेंस अपनी लाइफ स्टाइल हो जाती है। लाइफ स्टाइल जो हम हर दिन का जो जीने का तरीका है ना, उसको हम पूरा उसका बैलेंस खराब कर देते हैं। क्या कि पहला तो ईटिंग हैबिट एकदम खराब कर देंगे। अब रात पढ़ना है, पूरी रात को पढ़ना है, पूरी रात पढ़ रहे हैं तो रात को ना 11 बजे 12 बजे कॉफी पी रहे हैं, फिर उसके साथ कोई जंक फूड खा रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है, जनरली ये 99% स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। इनमें से वो किसी ना किसी फैक्टर को अपनी जिंदगी में जरूर देखते होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ईटिंग हैबिट आधा तो ना जो टिफिन वाले होते हैं वही काम कर देते हैं। इतना मतलब कि डेली आलू दे दे के ना मतलब कि आदमी को एकदम फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। फिर वो बाहर खाना खाने जाता है तो जंक फूड खाता है, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। फिर जो ईटिंग हैबिट में जंक फूड खाना एक अलग बात है, हमने जो टाइमिंग है ना उसको ही डिस्टर्ब कर दिया। टाइमिंग क्या होती है, उठते ही है ना मतलब आप ना नाश्ता करो, फिर ना मतलब लंच करो, फिर डिनर करो। लेकिन क्या हम उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, हम 10 बजे उठते हैं, फिर कुछ भी खा लिया, फिर दिन में कुछ खा लिया, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 2 बजे कुछ स्विगी से ऑर्डर करके खा लिया। तो इस तरीके से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल इंपैक्ट्स आते हैं ना बॉडी के अंदर, वो भी एक कारण है कि आपका ना स्ट्रेस बढ़ेगा। फिर अब जब आपको इतना पढ़ना है, जब आपको हर होच पोच तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, होच पोच तरीके से तैयारी की, दिमाग के अंदर वो सब चीजें रिटेन नहीं हो पाती। जब वो चीजें रिटेन नहीं हो पाती, हम स्टडी आवर्स को ज्यादा करना चाहते हैं, तो हमारा जो कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए जो टाइम था ना वो हम कम करेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी ना मतलब कि स्टूडेंट को जब लगता है कि यार मेरी जिंदगी का ऑप्शन मतलब कि जिंदगी का जो कैरियर बनाना है मुझे अभी बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूं, तो वो क्या करता है कि ना मतलब कि जो उसके फिजिकल एक्टिविटी वाले जो टाइम है उसको काट के पढ़ाई में देना चाहेगा कि यार इतना ज्यादा कंपटीशन है, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूं। और उसकी वजह से वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। वो सोचता है कि मैं आधे घंटे ना मतलब कि थोड़ा योगा कर लेता या फिर वॉक कर लेता, उसको बचाने के चक्कर में ना मतलब वो आधे घंटे पढ़ता है, लेकिन उसकी वजह से उसको जो डिप्रेशन आता है ना उसका नुकसान उसको ज्यादा होता है। तो समझ रहे हो कि आप ना एक थोड़ा सा अपना आधी घंटा बचाने के चक्कर में ना अपने ना बहुत सारे दिन है ना मतलब खराब करोगे अंडर स्ट्रेस, और आपकी जो एफिशिएंसी है ना उसको रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, पहला तो हमने देखा कुछ उसके साइकोलॉजिकल चैलेंज आएंगे जिसको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल चैलेंज आते हैं। दूसरा क्या आता है कि जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है, और ये ऐसा पार्ट है जिसको बहुत इजीली ना मतलब आप रेक्टिफाई कर सकते हो यार। आपको बस आज से ही तो करना है कि आप देखो सुबह ना मतलब कि आप टाइमली उठ जाओ, और टाइमली उठ के ना उठते ही एक नाश्ता कर लो, फिर आप ना दिन में ना 10 11 12 बजे के आसपास अपना खाना कर लो, शाम को 7 8 बजे खाना कर लो, और उसके अलावा ना जंक फूड को छोड़ दो। ये एक दिन के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हो कि आपको कितना फायदा हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं तो आप यार सुबह सुबह ना आधे घंटे या तो योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, या फिर है ना पार्क में घूम के आ जाओ। पार्क में घूम के आओ ना, चलो उसमें भी है ना साथ में अपने फ्रेंड को ले जाना, कुछ डिस्कशन करते रहना, उससे कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर लेना, रणनीति कैसे बनाए आगे आने वाले टाइम पे उस पे बात कर लेना। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को इंक्लूड करने से आपके काफी ज्यादा ना मतलब कि जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है ना उसमें फर्क आएगा। तीसरा जो कारण है अपने स्ट्रेस का वो है मिसमैनेज लाइफ स्किल्स। लाइफ की जो स्किल्स है ना वो हमने नहीं सीखी। क्या, एक तो ना मतलब हर चीज को एकदम ना सीरियसली लेंगे, सीरियसली एकदम, जैसे कि आपको बोल दिया कि ना मैंने पढ़ना है, तो फिर है ना मतलब कि अरे यार पढ़ना है आराम से पढ़ो। पढ़ने का मतलब क्या है कि आपके सामने एक नॉलेज रखा हुआ है किसी बुक फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में या किसी में भी, उसको आपको अंदर एब्जॉर्व करना है। उसके लिए एकदम सीरियस होने की क्या बात है। अब जनरली आप देखना कि मतलब एकदम सीरियस हो गए बैठे रहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं। अब लाइब्रेरी में ना मतलब आप आपकी खुद की जनरल प्रेजुडिस देखो, लाइब्रेरी में एक आदमी है वो बैठा बैठा हंस रहा है अपना, और हंस हंस के पढ़ रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पढ़ नहीं रहा, टाइम पास करने आया है यहाँ पे। और वही दूसरा स्टूडेंट एकदम मतलब कि किताबों में आंखें गाड़ के एकदम सीरियस होके पढ़ रहा है ना, तो हमें लगा पता नहीं ये तो मतलब कि क्या ही करने वाला है। लेकिन ये गलत तरीका है। आप अपने दिमाग को इतना ना मतलब कि क्यों मतलब तो उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हो। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हाथ के अंदर मिट्टी है, यदि आपको उसको ना मैक्सिमम टाइम तक रखना है ना, तो आप अपने हाथ को एकदम सॉफ्ट तरीके से पकड़े रखिए। जैसे ही आप उसको ना एकदम मजबूत से मतलब ज्यादा फोर्स से पकड़ने की कोशिश करोगे तो मिट्टी ना जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए यही है कि आप लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। कंपटीशन के लिए आए हो, जरूर है, हमें एकदम साइंटिफिक तरीके से तैयारी करनी है, डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन रखने में और जिंदगी के लिए सीरियस होने में दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये सीरियसनेस, फालतू की सीरियसनेस नहीं रखनी है हमें। और फिर ना लाफ, हंसते तो हम है ही नहीं, क्योंकि हमें तो आरएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि हंस रहा है तो मौज कर रहा है, तो वो तैयारी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा ना मतलब हंसने पे ध्यान दीजिए, कोई इंटरटेनमेंट के लिए अपना टाइम निकालिए।
कि थोड़ा ना मतलब कॉमेडी वीडियो देख लिए, कुछ ना मूवीज देख ली, कुछ देख ली। तो मूवीज देखने से ऐसा नहीं है कि भाई आपका मतलब कि वो पूरा खराब जाएगा, लेकिन मूवीज का ऐसा नहीं हो कि हैबिट हो गई और मूवी देखने के लिए आप सिनेमा हॉल्स में जा रहे हो, वहां पे अपनी टाइम जो खराब कर रहे हो और वहां पे फिर दिक्कत है। जैसे मूवी देख के आओ तो कोई ऐसी कॉमेडी मूवी देखो जिसने ना मतलब आपका दिमाग है ना ठीक हो जाए, आप थोड़ा सा हंस खुद लो, तो ये चीज तो अच्छी है आपके लिए। लेकिन है ना बॉलीवुड है आजकल एकदम कचरा डाल रहा है दिमाग के अंदर, एकदम कचरा डाल रहा है। तो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ना हम मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं। उसका एक कारण है ना मतलब ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो बॉलीवुड है ना वो है, उनको तो कुछ नहीं करना, उनको तो भाई सुबह उठना है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में कुछ भी कचरा दिखा के हमारे दिमाग के अंदर डाल देना है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना नेगेटिव है। तो आप कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का मैसेज देखिए जिसकी कोई आपको लत ना लगे, हैबिट ना लगे, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि चलो स्ट्रेस तो आ गया, ठीक है, लेकिन उस स्ट्रेस को हम मैनेज भी तो कर सकते थे। लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है ना, इस पे तो एकदम है ना मतलब कि कोई बात भी नहीं करना चाहता। कोई भी ना मतलब कि टॉपर आके ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ मैं उस टाइम पे यार मैं भी स्ट्रेस में था, मुझे भी किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं बस हमने तो हैप्पीली बस पढ़ा और हमारा तो आराम से हो गया। लेकिन सबके साथ ये दिक्कत आती है। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, ठीक है, इस स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि क्यों। तो सबसे पहले तो देखो इग्नोरेंस, ठीक है, आपको फील हो रहा है, आपको अंदर से गंदा लग रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया कि यार मेरे को ना गंदा तो लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस कारण से गंदा लग रहा है। तो हम की इग्नोर कर देते हैं, यार यूं ही मूड खराब हो गया होगा, सो जाते हैं। तो वो एक बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर, एक तूफान है वो जो डिप्रेशन का तूफान हो रहा है वो धीरे धीरे ना आपके अंदर है ना बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार है ना मतलब आप है ना मतलब उठोगे तो आपको मतलब कि कई बच्चों को, जैसे मैंने डिप्रेशन के कारण देखे, मैंने कि मतलब यूट्यूब वगैरह पे मैंने ना गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो मैंने देखा कि मतलब बच्चों को ना मतलब कई बार ऐसे उठते ही है ना मतलब ऐसे लगता है कि कोई चक्कर सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन हम इग्नोर कि यार कल थक गए थे तो शायद ऐसा हो गया होगा, हम ना मतलब कि कॉपी को पूरा पढ़ दिया, 10 घंटे तक पढ़ दिया, उसके बाद भी ना पता नहीं चला कि ना इसमें क्या पढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर कर रहे हैं हम। लेकिन वो एक बिल्डअप हो रहा है आपके लिए, एक जो प्रॉब्लम, एक तूफान आने वाला है आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए, वो बिल्डअप होती जा रही है वो। फिर दूसरा अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट को मतलब आ गया तैयारी करने के लिए, उनको तो लगा कि बस जल्दी से एग्जाम होगा, मतलब 2-3 महीने में प्रीलिम्स होगा, 2-4 महीने में मेंस होगा, 5-7 महीनों में इंटरव्यू भी हो जाएंगे, 1 साल के अंदर नौकरी मिल जाएगी, लोग बोलेंगे वाह वाह। लेकिन एग्जाम तो होता नहीं है 3 साल तक, 3-4 साल तक। फिर उनको लगता है कि ये क्या हो गया। और उस ड्यूरेशन में जब उनके ना मतलब दिक्कत आने लगती है, अंदर से तो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि सारे यंग लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 40-45-35 साल पे लोग हैं वो तो काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, तो वो इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरते। लेकिन जो यंग जनरेशन है ना, जो 18 से 20, 25, 30 साल की जनरेशन है, वो क्या कर रही है, हार्मोनल उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सभी को पता है हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, सभी इस पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको उस पे ना मतलब उनको बैलेंस करना है। लेकिन जो आउटसाइड की दुनिया है, अंदर की दुनिया है, उनमें बहुत डिफरेंस है। बीच में आपको गोल्स को जो आपको अचीव करना है उसके लिए भी सही तरीका नहीं पता। अंधेरे में हर किधर ही तीर चला रहे हैं कि क्या पता कुछ तीर है ना लाइन पे लग जाए। और अब 5 लाख लोगों में से अंधेरे में तीर मारे हुए कितनों लोगों का लाइन पे लगेगा। तो दूसरी अवेयरनेस नहीं है कि अब आपके अंदर आ गया, मानो कि ठीक है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, आपको डिप्रेशन आ गया, लेकिन आप उसको अवेयर होगे उसके बारे में कि इस तरीके से मैं इसको रिलीव कर सकता हूँ, इस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, तो अपने आप ही हो जाएगी। अब एक सिंपल सी बात देखिए कि आपको ना एक मटका है अपने, ठीक है, मटके के अंदर है ना बूंद बूंद पानी भरता जा रहा है। तो अब उस बूंद को ना आप स्ट्रेस समझ लीजिए। हर दिन छोटी छोटी बातों की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा ट्रैफिक में गए वहां पे ना स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा आपने किसी से ना अनबन हो गई वहां पे स्ट्रेस आ गया, थोड़ा आपकी परफॉर्मेंस से खराब, तो वो बूंद बूंद से वो स्ट्रेस का ना घड़ा भर जाएगा। और जिस दिन घड़ा भरता है ना, उस दिन जब वो एकदम ऊपर से निकलने लगता है या घड़ा फूट जाता है ना, तब तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है। पिछली बार जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था कि जब उन्होंने सुसाइड कर ली थी ना, तब तो मतलब हम ना मतलब कि एकदम आगे थे कि ना मतलब कि किस तरीके से स्ट्रेस के बारे में बात करना जरूरी है, साइकोलॉजी के बारे में बात करना जरूरी है। फिर तो लोग है ना मतलब अपने आप में ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अवेयर होते हैं क्या कि हमारा ये बिल्डअप हो रहा है अपने अंदर, तो इस चीज के बारे में भी हमें देखना है। फिर है ना जो पेरेंटल सपोर्ट है ना बहुत जरूरी है। मैं हर पेरेंट्स से यही मतलब कि एक है ना मतलब कि अपील करना चाहूंगा कि आप ना मतलब साथ रहिए कि यार बेटा तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ, फेल हो गया तो कोई नहीं, और बहुत सारे करियर ऑप्शन है। तो इसमें ना मेरे जैसे बड़े पापा जी हैं, आज तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ना कुछ भी चीज है ना मतलब मैं कुछ भी ना मतलब कि फेल होके भी आ गया ना,
तो बोलेंगे कोई नहीं बेटा, अगली बार तो हम ना मतलब तूफानी कर देंगे। और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं तो ना मतलब कि सोच भी नहीं पाता था कि कोई इतना आदमी इतना कॉन्फिडेंस कैसे कर सकता है। मैं पेपर में अंदर दे के आया हूँ, मैं बाहर आके बोल रहा हूँ कि ताऊ जी मेरा तो ना पेपर है ना बहुत ज्यादा छूट गया, लेकिन ताऊ जी बोल रहे अरे यार तू ऐसी बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ तेरी ना टॉप 10 टॉप 20 में रैंक आएगी। मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि ये क्या मजाक है कि ना मतलब कि मैं तो अंदर बाहर अंदर आ रहा हूँ पेपर देके कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा ना मतलब 20 नंबर का ऐसे छूट गया, मेरा इस पेपर में इतना कुछ छूट गया, और वो बाहर आके ना बोल रहे तो टेंशन ना ले तेरा सिलेक्ट। तो इस तरीके का जो पेरेंटल सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पेरेंट्स ना आपके पीछे खड़े हैं ना तो दुनिया में ना आपको बाकी चीजों की जनरली जरूरत होती नहीं है। यदि आपको ऐसे लगे ना कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो ये चीजें ना खुल के ना अपने मम्मी पापा से बात कीजिए कि ना पापा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपको बताएंगे कि बेटा देख यदि तेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं क्लियर कर पाएगा तो हम कोई दूसरे एग्जाम की ट्राई कर लेते हैं, यदि तेरे को लगता है कि टाइम ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा टाइम देंगे। इस तरीके से ना जो पेरेंटल सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप ये सोचिए कि उनका डीएनए आपका डीएनए सब सेम है, आपने आपको जो चीजें फील हो रही है वो चीजें उनको भी फील हो रही है, आप उन्हीं का पार्ट हो। तो आप उनके पार्ट हो ना तो उनसे आप खुल के बात कीजिए। और एक चीज होती है कि जब हम खुल के बात करते हैं ना, एक तो देखो आप है कि डिप्रेशन में आ रहे हो, ठीक है, घर पे फोन आया कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, पापा ठीक चल रही है, मम्मी ठीक चल रही है। आपने यदि जब ऐसी बात बोल दी ना तो फिर आपको ना मतलब एक गिल्ट और फील होगा कि मैं तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर रहा, मम्मी पापा से भी झूठ बोल रहा हूं। वो गिल्ट एक और कारण होगा आपके ना डिप्रेशन में आने का या आपको स्ट्रेस में आने का, मतलब वो कारण बढ़ते पे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ना जो आपके ना जो एकदम क्लोज एंड नियर एंड डियर है ना उनके साथ आप खुल के बात कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डिप्रेशन आए खुल के बात कीजिए, हमेशा सच बोलिए। जब तक आप सच बोलोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा चीजें ना रिड्यूस हो जाएंगी, आपके दिमाग के ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। हम क्या करते हैं कि झूठ बोल देते हैं कि आज ना टेस्ट सीरीज में गए कि सबसे पहले ना इतना खराब रिजल्ट आया, तो आप ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि इतना मेरा खराब रिजल्ट कैसे आ सकता है। मैं बता रहा हूं जब मैं आईआईटी की कोचिंग करने गया था तो मेरा जो पहला टेस्ट था उसमें 100 में से जो 1000 लोगों ने टेस्ट दिया मेरी 682 रैंक आई। मुझे इतना गंदा लगा कि यार इतने लोगों में मैं तो कहीं स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहा, इस कोचिंग से 10-12 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और मैं 682 नंबर पे हूं, तो मैं तो कोई मतलब कि इस तैयारी करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन ये चीज मैंने घर पे बताई कि मुझे लगता है कि ये मैंने गलतियां की होंगी और मुझे लगता है कि नेक्स्ट पेपर में मैं थोड़ा इंप्रूव कर लूंगा और मेरा टारगेट है कि मैं ना जो मेरी 50-60 रैंक है वो इंप्रूव करने की मैं कोशिश करूं। ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने टेस्ट दिया तब मैंने ये टारगेट रखा किसी तरीके से 50-60 रैंक को मैं इंप्रूव कर लूं। ठीक है, तो देखो यदि मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट होता तो ना मतलब कि पहले टेस्ट के अंदर ही ना मैं बहुत भयंकर रैंक छोड़ देता, लेकिन मैंने फिर की 682 रैंक आई तो मतलब नेचुरल टैलेंट तो नहीं था। आपकी मुझे ये तो पता चल गया कि मेहनत करने से ही आगे बढ़ा जाएगा। तो फिर मैं अगले टेस्ट में गया तो मेरी ना 500 समथिंग रैंक आ गई, फिर उससे अगले टेस्ट में 400, फिर ना मैं 100 के अंदर ही सीधा जंप मार गया, फिर 50 के अंदर, फिर 20 के अंदर, फिर लास्ट में ना टॉप 5 और टॉप 10 में रहने लग गई थी। ठीक है, और ज्यादातर जाती थी, खराब भी जाती तो 20, 22, 25 के अंदर है ना रुक जाती थी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं लगातार है ना इंप्रूव कर रहा हूँ। वो क्यों इंप्रूव हुआ? क्योंकि मैंने उस गलती को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी प्रोसेस में मैंने उतनी मेहनत नहीं की, उस वजह से कुछ गलती हुई है, उसकी वजह से मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, और मैंने वो घर पे बताया, घर वालों ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो आप ना कभी भी कुछ भी खराब होना तो उससे ऐसे घबराइए मत, क्योंकि आप जिसको भी झूठ बोलोगे ना उसके ना रेस्पेक्टिव आपका गिल्ट बढ़ता जाएगा। आपने टीचर से झूठ बोला कि सर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, गिल्ट बढ़ गया। फिर आपने घर पे बोला मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, गिल्ट बढ़ गया। और अपने आप को मतलब ऐसे सांत्वना मत दीजिए कि यार तू तो ना मतलब जो तू कर सकता था ना वो कर रहा है, नहीं, एकदम सही तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये कारण हो गया। तीसरा ये सोशल सपोर्ट, कि आपके जो रिलेटिव्स है ना वो आप पे ना सोशल स्टिग्मा लगाना चाहते हैं या सोशल सपोर्ट। आप घर पे आ जाओ कि ना मेरे तो ना मतलब कि दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो समाज वाले क्या करेंगे, अरे बावड़ी आ गो, इको तो दिमाग खुर गो, मेंटल हो गई हो। तो इस तरीके की बातें करके क्या करते हैं कि वो सोशल सपोर्ट के नाम पे ना जो चीजें है ना वो बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज काफी अच्छी होती हैं जिनके जो मतलब अपने जो मतलब लोग हैं जिनसे उनको उम्मीद होती है कि ये लोग अच्छे करेंगे, उनको वो इंसेंटिव्स देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस बार अच्छा करो, आपको हम सम्मानित करेंगे। इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए। तो अपने एटलीस्ट सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते तो हमारे रिलेटिव्स है ना उनको हमें मतलब ये समझना चाहिए कि ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना आज के टाइम पे, इतने कंपटीशन के टाइम पे ये बहुत अंडर प्रेशर है,
तो आज हम सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम भी किसी ना किसी के रिलेटिव होंगे, किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के भाई, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, कुछ भी लग रहे होंगे ना। तो आज से हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, हमें सोशल स्टिग्मा नहीं देना उसको, हमें सोशल सपोर्ट देना है। सब लोग आज से ये कर लो कि ना मेरा भी मतलब कि कोई छोटा भाई तैयारी करेगा, कल को मेरा बड़ा भाई तैयारी करेगा, या कोई भी ना मतलब कि मेरा ना मतलब मामा का लड़का कोई भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसको मतलब ऐसे प्रेशर नहीं डालना है कि ये तू नहीं कर पा रहा, तू ये नहीं कर पा रहा। उसके साथ हम पॉजिटिव बातें करेंगे कि तू करेगा, तू अच्छा करेगा। और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने जैसे मेरा एग्जाम्पल बताया था, मैं पेपर के देने के बाद मैं आ रहा हूँ कि मेरा इतना ज्यादा पेपर छूट गया। इसी साल 2018 मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पेपर दे के आया, मैं बोल रहा हूँ मेरा पेपर छूट गया। दूसरी तरफ है ना मतलब मेरे ताऊजी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हो गया, तू टेंशन ना ले, मेरे को पता है ना, मैंने ना मतलब मैं सबके चेहरे रीड कर रहा हूँ कि तेरा पेपर अच्छा गया है। तो वो कॉन्फिडेंस होता है। तो अगले पेपर में आप ना परफॉर्मेंस देने के लिए खुद को वापस से मतलब आपके अंदर री एनर्जी आ जाती है कि ठीक है, एक एफर्ट और अच्छे से दिया जाए, एक एफर्ट और अच्छा से दिया जाए। तो आपको ना एक सोशल सपोर्ट का पार्ट बनना है किसी के, ठीक है। आपको ये सीरीज में क्यों चला रहा हूं, ताकि लोगों के अंदर मतलब वो चीजों को समझे, और वो जब अचीव करें ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे मानेंगे कि हाँ उस दिन गौरव भैया आए थे, उन्होंने मेरे को अच्छी चीज बताई और उससे मैं ये हो गया। और दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक रेजिस्टेंस कर सकता हूँ कि तेरे तो सिलेक्शन नहीं होगा, यदि तू जिंदगी में कुछ भी कर लेना तो मेरा नाम बदल देना, तू ये कर लेना। ऐसे स्टेटमेंट क्यों देने हैं हमें। मैंने काफी टीचर्स को ना मैंने ये देखा है कि वो स्टेटमेंट क्या देते हैं कि यदि तू जिंदगी में कुछ कर लेना तो मेरा नाम बदल देना आके। आपने भी ना मतलब जनरली ये चीजें सुनी होंगी, या ना मतलब तू टेंशन ना ले, तू क्यों पढ़ रहा है, तू तो मूंगफली का गड्ढा लगाएगा यहाँ। तो ये स्टेटमेंट है ना दे दे के आप है ना स्टूडेंट के अंदर है ना एक साइकोलॉजिकल है ना उसके ऊपर है ना जो बर्डन है उसको क्यों बढ़ाते जा रहे हो। तो आज से शपथ ले लो, यदि आप टीचर हो तो हर स्टूडेंट के लिए ना हम क्या करेंगे, एक मोटिवेशन का काम करेंगे, उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, ठीक है। यदि आप किसी के भाई रिलेटिव हो ना, तो उनको ये करेंगे, भाई तू करेगा इस बार, यार मैं बोल रहा हूं ना तू करेगा, ठीक है। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। और वो एक आपका एक छोटा सा वर्ड है ना, किस तरीके को आप किस तरीके से आपको इतना मोटिवेट कर देगा ना, वो आपको भी नहीं पता होता कि उस पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं एक सिमिलर एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे कभी मेरे सीनियर है रामनिवास जी, मैं उनको कॉल कर किया एक दिन, और उन्होंने बोला कि यार मतलब कि मेरे को पूरा यकीन है, मेरा को एकदम गट फीलिंग है कि तू अच्छा कर लेगा चैंपियन। तो बस उन्होंने एक बात बोली, लेकिन उसका कितना लंबा ना मतलब इंपैक्ट आएगा, वो मैं कितने दिन तक मैं मोटिवेट रहूंगा कि सर ने ऐसी बात बोल दी तो मैं तो कुछ कर सकता हूँ, तभी तो ऐसी बात बोली होगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें जो भी है ना, जितनी भी रिस्पेक्ट है, और जो भी मेरे दूसरे भाई बहन है और जो टॉपर्स हैं, उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमें हर स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी निकालनी है। तो अब देखो 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट तो देखो 1000 ही लोग होंगे, 800-900 लोग होंगे, ठीक है। लेकिन ये सेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो गए। सेलेक्ट होने का मतलब है कि जो प्रशासन नाम की एक जॉब है, प्रशासन को संभालने की जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की जरूरत थी, वो उन लोगों के अंदर था, ठीक है। वो उन लोगों के अंदर था, इसलिए इन्होंने इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया। हाँ, हो सकता है कि हमारे अंदर कोई दूसरी प्रकार की स्किल्स हो, हमें उन जॉब के लिए सेलेक्ट करें, लेकिन कम से कम हम हमारी पूरी जो अंदर की एबिलिटी है, हमें एक्सप्रेशन करने की जो पावर है ना, मतलब हम अपने आप को पूरा तो एक्सप्रेस तो करें ना, उसके बाद तो जो जज कर लो यार हमें कि हम प्रशासन के लायक हैं, टीचर के लायक हैं, या पुलिस के लायक हैं, किसी के लायक भी जज करो, लेकिन हम कम से कम एक्सप्रेस तो करें। तो आज हम सबको यही करना है कि हम किसी के सोशल सपोर्ट का पार्ट बने, किसी को कोई रेजिस्टेंस नहीं दे, किसी को ये नहीं बताएं कि एग्जाम तो बहुत टफ है, ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा। जनरली ये ना मतलब कि आपको देखने को मिलता है कि जब भी आप ना मतलब जाओगे घर पे कि आरएस वाले में तो बहुत टाइम लगता है बेटा, तूने तो गलत डिसीजन ले लिया, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि ना मतलब उस एग्जाम की तैयारी कर लेता, तू तो एसएससी सीजीएल की कर लेता, तेरे तो मैथ भी थी, इंग्लिश भी थी, इंग्लिश मीडियम का था, तेरे लिए तो बहुत इजी हो जाता। मतलब वो आपके ड्रीम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि मुझे ये बनना है, मुझे इस एरिया में काम करना है, मेरा ये। तो हमें ये चीज करनी है कि किसी का ना, हम यदि सोशल रेजिस्टेंस किसी का भी ना बने, यदि बन सके तो किसी का सोशल सपोर्ट ही बने, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले ना डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमें जो स्ट्रेस है उसके ऊपर देखो कि साइकोलॉजिकल कुछ चैलेंज फेस करने को मिलते हैं, हमें अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल हो जाती है, मिस मैनेजमेंट हो जाता है लाइफ स्किल का, और जो हम ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। जो लाइफस्टाइल वाली जो चीजें हैं उनको हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। आज ना साइकोलॉजिकल चैलेंज को ना हम इस चैलेंज को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चैलेंज क्या आता है,
कहाँ कहाँ से आते हैं। लेकिन ये चीजें तो देखो बहुत ईजी हैं, लाइफस्टाइल को हम आज ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो लाइफ स्किल्स हैं उनको यदि प्रैक्टिस करेंगे 10-15-20 दिनों बाद आदत हो जाएगी हमें हंसने की, लाइफ को सीरियस नहीं लेने की। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि जो ये सोशल सपोर्ट है वो तो देखो सोसाइटी को ही देना पड़ेगा। हम आज है ना मतलब कि एक जो बोलते थे ना गांधी जी कि जो चीज हम सोसाइटी में देखना चाहते हैं ना वो हम खुद से स्टार्ट करें। तो आज है हम किसी के सोशल सपोर्ट में नहीं है ना तो वो कल को पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो भी किसी का सोशल सपोर्ट बनेगा। तो आपको किसी का सोशल सपोर्ट बनना है, पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपके जो भी है ना मतलब बच्चे या कुछ भी हैं, आप यदि पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे हैं उनके लिए आप ये बस सोचिए कि यार आपका एक दो वही तो बच्चा है, आपको सब कुछ उसी के लिए करना है तो उस पर क्यों स्ट्रेस इंक्रीज करना है, ठीक है। और इग्नोरेंस अब ना बिल्कुल नहीं रहनी है। अब ना किसी भी चीज के लिए हम ना इग्नोरेंस नहीं रखेंगे और अवेयरनेस रखेंगे किस तरीके से हमारी जीवन में ना कुछ भी हो रहा है ना तो उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आप मानिए आपका घर है, उस घर के अंदर है ना मानिए कि एक आंधी चली और उसमें 2 पॉलीथीन है ना उड़ के आ गई अपने घर के अंदर, तो हम क्या करते हैं जल्दी से उनको ना बाहर निकाल के आ जाते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं। ऐसा हम करते हैं कि 2 ही पॉलीथीन आई है अभी तो और आने दो, फिर है ना मतलब कि कुछ मिट्टी आ गई, फिर कचरा आ गया, फिर एक दिन जब वो पूरा घर कचरा जैसा हो जाएगा फिर हम कचरे मतलब एकदम घर को थोड़ी ना साफ करते हैं। हम जैसी कोई चीज आती है उसको ना उसी टाइम पे ठीक कर लेते हैं। वैसे यदि आपको स्ट्रेस और आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर की कोई भी चीज आई आपके दिमाग के अंदर तो आप उसको उसी टाइम पे सोल्व करो कि इसको खत्म करो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम जो साइकोलॉजिकल चैलेंज एक स्टूडेंट फेस करता है ना उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दूसरी स्लाइड के अंदर क्या है कि ना मतलब कि 4 मेजर है ना साइकोलॉजिकल चैलेंज आते हैं एक स्टूडेंट के सामने, जो भी तैयारी कर रहा है ना उसके सामने ये 4 साइकोलॉजिकल चैलेंज है ना जरूर आएंगे, चाहे वो कितना भी टॉपर से टॉपर हो चाहे कितना डफर से डफर हो, और इन चारों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पहला तो है डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन आता है, ठीक है, मतलब आपने ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी से आए और आपकी ना जर्नी 5-6-10 महीनों के अंदर आप क्लियर करके निकल गए तो आपको डिप्रेशन ना आया हो, लेकिन फिर भी डिप्रेशन आता है। लेकिन हम उसको नाम किसका देते हैं, डर का। अब जैसे कि ना मतलब कि तैयारी हो रही है अपनी कि जैसे मतलब कि पेपर होने वाला है तो पेपर होने से 5 दिन पहले पूछो कि भाई तेरे को क्या क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है, भाई बहुत डर लग रहा है। अरे डर नहीं है, देखो डर के भी कई प्रकार होते हैं कि वो डर है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है। उसके बीच में हमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि डर किसे कहते हैं, एंजाइटी किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं। आप डिप्रेशन में हो, नाम उसको डर का ले रहे हो। तो पहली जो चीज आती है हम इनको भी आगे डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन आता क्यों है स्टूडेंट के अंदर, कौन कौन सी चीजों से डिप्रेशन आता है और हम उन चीजों से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत सारी रिसर्च करके आया हूँ और मैं ना हर स्टूडेंट है ना मतलब जब भी वो कभी ऐसे लगे ना उसको कि यार मैं ना थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस वीडियो को वो जरूर देखें, रिबाउंड करके देखें कि ना ये सारी चीजें यदि आपकी साइकोलॉजिकल है ना वो वेल बीइंग आप हो गए ना तो आप इस एग्जाम में नहीं, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तब भी अपने आप को ना शांत रख पाओगे। आपके नेचर के अंदर गुस्सा करना है तो भी अपने आप को शांत कर पाओगे। हमें लगता है कि ना कोई व्यक्ति है वो गुस्सा कर रहा है तो उसका गुस्सा करना आदत है, वो गुस्सा करना तो एक रिजल्ट है, उसके पीछे की जो चीजें है ना वो इन चारों चीजों की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज होती है डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड रहता है, उसकी जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, स्टडी की जो लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ है, उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर होते हैं जिसकी वजह से है ना वो मतलब कि साइकोलॉजिकल है ना बर्डन अपने ऊपर फेस कर रहा होता है। फिर है ना डाइवर्जेंस, वो मतलब हम निकलते तो है ना दिल्ली जाने के लिए लेकिन यदि हम मथुरा चले गए ना तो वो डाइवर्जेंस होता है। फिर हम अपने आप को ना ये गिल्ट महसूस कराते हैं कि जैसे आज आपने तैयारी करना स्टार्ट किया आरएस के लिए, ठीक है, लेकिन आज आप टीचर बन के रह गए, फिर क्या करोगे ना आप ना 5-10 साल बाद है ना आपको उस चीज से ना ये डाइवर्जेंस फील होगा कि यार मैं बनना तो वो चाहता था, मैं ये बन क्यों गया। फिर आप सोचोगे मैंने क्या गलती की, और जब आपको वो गलतियां सारी पता चलेगी ना तो उस गलती से क्या आपको डाइवर्जेंस और गिल्ट फील होगा। आप इन तीनों चीजों में आप एक चीज देखना कि एक गिल्ट एक ऐसी चीज है जो आपको ना मतलब कि लास्ट के अंदर एकदम स्ट्रेसफुल ना लाइफ बना देगी, और उसके 4 ही कारण होते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के कारण भी देखेंगे हम, कुछ बच्चे होते हैं बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडीज के लिए आते हैं और उनका ना मतलब ब्रेन भी ना मतलब बहुत शार्प होता है, उनको सब कुछ दिया होता है, लेकिन पढ़ने के लिए जाते हैं फिर क्या करते हैं कि जो है ना शॉर्ट टर्म प्लीजर होता है ना, किसी से बात करने लग गए, फिर है ना मतलब जो अपने गोल्स हैं उनसे भटक जाते हैं और घूमने लग गए, पार्टी करने लग गए, पार्कों में बैठने लग गए। तो उससे वो ना उस टाइम तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं पार्क में बैठ रहा हूँ, इसने मुझे सिलेक्ट किया है, मैं तो सलमान खान ही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ना उनको शॉर्ट टर्म में तो काफी प्लीजर आता है, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि हम तो अपने ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ज हो चुके हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार ये चीज हो गई, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। उस डाइवर्जेंस के कारण है ना
डिस्टर्ब होते हैं, और जब लॉन्ग टर्म में डिस्टर्ब होके ना वो वापस डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन से ना उनके साइकोलॉजिकल लोड बढ़ता है और वो स्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एक 4D का, ये हमेशा इनको 4D बोलता हूं मैं, ठीक है, कि एक तो डिप्रेशन हो गया, फिर डिस्टर्बेंस हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और डिले। अब जब आदमी की जिंदगी में ना ये इंतजार करना ना आदमी की फितरत में ही नहीं है, आदमी किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको खाना खिला रहा हूं तो आपको चाहिए कि बस इसी टाइम आ जाए, मैं बोलूं आधे घंटे में, तो इंतजार करते टाइम आप अपने अंदर है ना कितना बर्डन है ना क्रिएट कर लोगे ना, वो आप सभी को पता है। यदि आपको ये नहीं पता तो आज एक बार स्विगी से ऑर्डर करके देखिए, और है ना मतलब कि वो 10-15 मिनट भी यदि लेट हो गया ना, या 10-15 मिनट क्या, जब तक वो आएगा नहीं ना, तो आपके दिमाग में आप देखना आपको भारी भारी सा फील होने लग जाएगा। तो ना जो ह्यूमन का ब्रेन है और उसकी फितरत है ना, वो डिले स्वीकार ही नहीं कर सकती। तो ये जो 4 चीजें है ना, मैं इनके बारे में एकदम डिटेल बात करूंगा कि डिप्रेशन भी क्यों आता है, डिस्टर्बेंसेस लाइफ में क्यों आती है, उनकी वजह से डिप्रेशन क्यों आता है, हम डाइवर्ज क्यों जाते हैं, और डिले क्यों होती है अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल लोड को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि जो सोर्सेज है ना डिप्रेशन के क्या हो सकते हैं। तो एक स्टूडेंट की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, ऐसा जो जनरल एज ए स्टूडेंट, मतलब जनरल जो लाइफ में होते हैं उनके ना डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है वो क्यों डिप्रेशन में आता है, उसके क्या कारण है ना, मेरा फोकस उसी के ऊपर है। और यदि मैं आज है ना मतलब कि जिसको हम कई बार डर का नाम लेते हैं ना, वो डिप्रेशन होता है, तो आज मैं एक, आप खुद से पूछ के देखिए आपको किन चीजों से डिप्रेशन आ रहा है। आपको केवल 4 या 5 चीजों से डिप्रेशन आएगा जो यहां लिखी हुई है। पहला तो लेंथ ऑफ द सिलेबस, ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेबस कैसे, आज उठा के देखा मतलब कि किताबें लाके लेके आ गए, यहां से यहां तक किताबें बन गई, जमीन से लेके ना इतनी ऊंची, यदि किताबों को ऊपर नीचे लिखे हो तो ये फिर लगता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस किया कैसे जाएगा, ये सिलेबस तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से जो लेंथ ऑफ द सिलेबस है ना, उसकी वजह से इतना डर लगने लगता है हमें, इतना डर लगने लगता है कि फिर है ना वो धीरे धीरे मतलब एक एक पॉइंट पे ऐड होता जाता है, और वो हमारे कब डिप्रेशन बन जाता है ना हमें पता नहीं चलता। तो पहला कारण है ना, हमेशा लेंथ ऑफ द सिलेबस से आपको डर लगेगा, और वो डर है ना आपका डिप्रेशन का एक कारण होगा। आप अपने आप से भी ये चीज पूछ लेना। फिर है ना इनएबिलिटी टू रिवाइज द सिलेबस, आपने मानो कि सिलेबस को हैंडल भी कर लिया, इतनी लेंथ थी, आपने जल्दी जल्दी उसको पढ़ लिया, लेकिन अब आपसे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी पढ़ रहे हो तब ज्योग्राफी का, तो आप उनको नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप उनको कितना, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जब तक आप साइंटिफिक प्रोसेस से उसको रिवाइज नहीं करोगे, पीरियोडिक रिवाइज नहीं करोगे, आपके पास कोई एकदम अच्छा मेथड नहीं होगा पढ़ने का। जो हमने पहले एक प्रोसेस देखी थी ना कि स्टडी एक 4 की प्रोसेस होती है, 4 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले रॉ डेटा आता है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसको रिटेन करते हैं, फिर ना पेपर के अंदर आउटपुट। ये इस प्रोसेस पे हम ध्यान ही नहीं देते, सारे दिन बस किताबें सामने रखो पढ़ते रहते हैं। तो जो पहली प्रोसेस होती है ना रॉ डेटा को ना अपने अंदर लेना, तो मतलब सारे दिन पढ़ते रहना, तो हम उसी प्रोसेस पे 90 से 100% टाइम ना उसी पे निकाल देते हैं। तो वो पूरी जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसको ना मतलब अपन अस्त व्यस्त कर देते हैं। उसकी वजह से हम सिलेबस को कभी रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज नहीं करवाने की वजह से एक गिल्ट आता है कि ये सारा पढ़ लिया फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा। फिर खुद पे सेल्फ डाउट आते हैं कि क्या मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं है। फिर हम दूसरे को देखते हैं कि ये इसने कैसे कर लिया, हम उसके ये एस्पेक्ट पे नहीं देखते कि उसने भाई के अच्छे नोट्स बनाए होंगे, उसने रिटेंशन के अच्छे अच्छे मेथड्स को फॉलो किया होगा, उसने ना मॉक टेस्ट देखे ना आउटपुट को अपना इंक्रीज किया होगा। लेकिन हम बस कि उसने तो ये कर लिया, तो उससे कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को ना नेगेटिव दिखाते हैं, गिल्ट आता है और फिर डिप्रेशन में आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला तो लेंथ ऑफ द सिलेबस की वजह से आओगे, दूसरा ना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तीसरा पेपर और एग्जाम की ना एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी क्या होती है कि जब आपको देखो, फियर और एंजाइटी के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। डर क्या होता है कि जैसे कि आप ना मतलब कि ना गए और आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, जैसे ही शेर आ गया ना तो आपको लगेगा डर कि अब तो ये मार देगा मेरे को, ठीक है, और उस टाइम पे आप परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी करोगे, भागोगे वहां से कुछ भी। तो देखो डर की वजह से आदमी की जो एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो कम नहीं होती, और कई बार हमने देखा कि बढ़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं ना कि जब आपके पीछे कुत्ता दौड़ता है ना तो आप बहुत तेज दौड़ने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि कुत्ता आपके सामने आ गया और आपको पता है ये काटने वाला है, तब आप भागोगे। तो डर की वजह से तो अपनी एफिशिएंसी है ना बढ़ जाती है। लेकिन इस डर का दूसरा भाई है, ये एकदम है ना इसका जुड़वा भाई है, उसको बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? आने वाली चीज को हम एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और उसकी वजह से डरते हैं ना, तो हमारी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो 70 से 80% कम हो जाती है। ठीक है, तो अब एंजाइटी का एक एग्जांपल, आप जंगल से जा रहे हो,
तो ठीक है, जंगल से जाते टाइम है ना आप क्या सोचोगे कि क्या पता कोई शेर है ना मेरे को रास्ते में मिल जाए और वो मुझे खा जाए। तो एंजाइटी क्या है, एक है ना अननोन फियर, जो चीज आज तक हुई नहीं है। अब पेपर के अंदर आपको पेपर का डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको लगेगा क्या पता यूपीएससी आरपीएससी कैसा टफ क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी रहती है और प्रिपरेशन के दौरान आप ना बहुत अपनी एफिशिएंसी को डाउन कर लेते हो। अब देखो कि वहां पे सामने आपको कुत्ता मिल गया, तब तो आप दौड़े ना, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी उस टाइम पे। लेकिन आप यही सोचोगे कि जंगल में तो ना पता नहीं कहाँ पे कौन सा कुत्ता आ जाएगा, कौन सा शेर आ जाएगा, तो आप ना मतलब बहुत डर डर के चलोगे और आपकी एफिशिएंसी है वो 50% से भी ज्यादा ना रिड्यूस हो जाएगी। तो दूसरा क्या करते हैं कि हम जो पेपर और एग्जाम होता है ना उसके प्रति हमारे एंजाइटी होती है कि किस तरीके से पता नहीं कि क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और उसकी वजह से हम एफिशिएंसी खराब कर लेते हैं। और वहीं देखो कि आपको लगेगा कि पेपर के जाने के बाद है ना पेपर में बैठे हैं, कई बार आप ना आंसर लिखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये चीजें कहाँ से याद आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको डर लग गया कि ये चीज आई पेपर में, उसको देख ली। देखने के डर के बाद आप क्या करोगे, अब तो आ तो गई, अब इसको फेस तो करना ही है। तो आपका ब्रेन है ना पूरा एकदम फुल रिस्पॉन्स देगा कि लो अब जैसा भी आ गया मैं मेरी तरफ से जितना कर सकता हूं तो वो करता हूं। तो उस टाइम कई बार है ना आपको ये भी नहीं पता होता, आप तो सोचते हो कि ये चीज मुझे याद कहां से आई, बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद आती हैं, ठीक है। तो ना मतलब आप एग्जाम का थोड़ा फियर रखो कि एग्जाम आ रहा है, मुझे अच्छे से स्टडी करनी है, मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, वो तो ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज है ना मतलब कि एकदम रियलिस्टिक है। एंजाइटी पेपर के अंदर तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं यदि पेपर क्लियर नहीं कर पाया तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये चीजें कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये हाइपोथेटिकल है। और जब हाइपोथेटिकल कंडीशन से हम डरते हैं ना तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। और ये एंजाइटी है ना हमारे जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए बहुत खराब है। तो आप ना ये कभी भी ये मत सोचिए कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, आपके लिए अलग से पेपर नहीं आएगा, सारे स्टूडेंटों के लिए ना सेम पेपर आएगा वो, ठीक है। उसकी अगली है एंजाइटी ऑफ लेस टाइम। दूसरी एंजाइटी हमें है ना हमेशा ऐसे होती है, अब जैसे कि ना 50 दिन ही बचे हैं केवल पेपर के, तो हमें एंजाइटी होगी कि यार टाइम तो बहुत कम बचा है, अब हम कैसे करेंगे, इतने टाइम में क्या करेंगे, इतने में तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम सारे दिन उस चीज के बारे में सोचते हैं और जो टाइम ऑलरेडी कम होता है ना उसको और कम कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं होनी चाहिए। टाइम की मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि टाइम की कितनी पावर होती है। हम ये वीडियो केवल इसी पहला वीडियो है ना, हम ये देखेंगे कि हमारे डिप्रेशन के क्या क्या कारण है। दूसरे वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा ना टाइम कम होने की वजह से डिप्रेशन आता है। चौथा फियर ऑफ फ्यूचर। फियर ऑफ फ्यूचर क्या, वो जैसे मैंने बताया कि पेपर में ना फेल हो गया तो मेरे पास दूसरा करियर ऑप्शन है या नहीं है, रीट का पेपर तो आया नहीं आया, तो यदि एसआई का पेपर नहीं आया तो यूपीएससी में नहीं हुआ तो जो ये हम फियर ऑफ फ्यूचर देखते हैं ना उसकी वजह से डर लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई साहब कोई भी स्टूडेंट है ना वो डिप्रेशन में क्यों क्यों आता है, उसके 4-5 कारण होते हैं। पहला कि सिलेबस है, उससे वो डरता है कि यार ये सिलेबस की इतनी लेंथ है। दूसरा उसको रिवाइज नहीं कर पाता। तीसरा उसका कारण है कि जो पेपर और उसमें ना एंजाइटी हम फील करते हैं कि पेपर और एग्जाम में क्या आने वाला है, इतना टफ पेपर आने वाला है। चौथा ना हम टाइम से डरते हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, इतने टाइम में तो ये कैसे हो पाएगा। और पांचवा जो है ना हम फियर करते हैं फ्यूचर का कि फ्यूचर कैसे आने वाला है कैसे नहीं आने वाला। तो ये हो गया हमारा जो हम 4 साइकोलॉजिकल लोड की बात कर रहे थे। तो पहला डिप्रेशन आता है, ठीक है। तो अब मैं ये किस लिए बता रहा हूं, ताकि हमने ये पहली प्रोसेस देखी थी ना कि हम अवेयर नहीं रहते हैं, अवेयरनेस नहीं है, इग्नोर कर देते हैं ये दोनों चीजें, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। तो अब हम अवेयर हो जाएंगे कि ये डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन के भी 5 कारण है, तो हम अवेयर हो जाएंगे कि इस कारण की वजह से ना मैं डिप्रेस हो रहा हूं, इस वजह से हो रहा हूं, इस वजह से हो रहा हूं, इस वजह से हो रहा हूं या इस वजह से हो रहा हूं। अब सिलेबस बड़ा है तो इस चीज का डिप्रेशन है तो उसका अलग सॉल्यूशन होगा। रिवाइज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ना कोई अलग प्रकार का, जैसे कि मतलब आपको रिवाइज करने के लिए कुछ अच्छे मेथड है जो मतलब कि साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ लर्निंग है, उनको हम अडॉप्ट करेंगे। यदि आपको एग्जाम का डर है तो एग्जाम का डर आपको ना मतलब बार बार मॉक दिला के ना उसको डर को दूर किया जाएगा। या लेस टाइम का डर है तो आपको बताया जाएगा कि टाइम कितना पावरफुल है, कितनी इसको सब यूनिट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर है तो आपको बताया जाएगा कि आप यार बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, पहली बात तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं भी आया तो आपके पास इतना नॉलेज है आप इससे आराम से अर्न कर सकते हो, ये आपके पास कैरियर ऑप्शन है। क्योंकि हमें एक स्टूडेंट है 22 साल का, उसको तो पता भी नहीं होता कि मेरे पास क्या कैरियर ऑप्शन है, उसने दुनिया थोड़ी ना देखी है, तो हम उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वो 4 लोड चल रहे थे उसमें से कौन सा लोड है, और उन लोड में से हमने समझ लिया तो उसका कारण क्या है, ठीक है। अब आगे वाला अब है डिस्टर्बेंसेस।
दूसरा हमने ये लोड की बात कर रहे थे, डिप्रेशन के बाद जो अगला लोड है वो है डिस्टर्बेंसेज। तो हमारी कौन कौन सी डिस्टर्बेंसेज आती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ठीक है, पहला डिस्टर्बेंसेज है हमारा कि ना सोशल लाइफ के अंदर, ठीक है, सोशल लाइफ हम पढ़ने के लिए आ गए कि अब आज ना एकदम पढ़ने के लिए जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं पूरा ध्यान से ना आज हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ूंगा, लेकिन जो हमारी सोशल लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी और वो हमें ना पढ़ने नहीं देगी। सोशल लाइफ में क्या हो सकता है, सबसे पहले सोसाइटी, जो सोसाइटी है ना वो मैंने जिस प्रकार से बताया, कोई ताने मार दिया, कोई प्रॉब्लम कर दी, या किसी प्रकार का इश्यू हो गया, मतलब फैमिली के साथ लड़ाई कर ली या कुछ भी हो गया, तो उस वजह से ना डिस्टर्बेंसेज आ जाएगा, हम ना फिर ना हमारा फोकस है ना वो नहीं रखने देंगे, जो हमारा कंसंट्रेशन है ना उसको ना उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि घोड़े को जब दौड़ाते हैं ना तो उसके पट्टे पे ना मतलब कान के जो इधर पट्टे बांध देते हैं ताकि जो उसकी नजर रहे ना केवल दौड़ पे रहे, इधर उधर ना रहे। तो ये जो है ना मतलब हमें जब नजर रखने की कोशिश करते हैं ना तो ये डिस्टर्बेंसेज आते हैं। सबसे पहला डिस्टर्बेंस कहां से आया, सोशल लाइफ से आएगा। दूसरा ना फैमिली से डिस्टर्बेंसेज आ सकते हैं कि मतलब घर पे कुछ हो गया, घर पे आपस में कुछ तनाव आ गया, कुछ लड़ाई आ गई, कुछ भी हो सकता है कि जो एनी एक्स वाई जेड जिसकी वजह से ना हम ये नहीं पे। फिर पर्सनल लाइफ में, अब जैसे पर्सनल लाइफ में अब इस उम्र में ना मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, या कुछ भी ना मतलब मैंने उनको किसी और के साथ देख लिया, उन्होंने मुझे चीट कर दिया, इस तरीके की जो दिक्कत आती है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक बार जो डिस्टर्ब हो गया ना वो व्यक्ति ना फिर स्टडी में ना बिल्कुल एफिशिएंट नहीं रह पाएगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया था आपको कि हमने एक लेंस लिया, ठीक है, जब उस लेंस को हम कई देर तक पकड़े रखेंगे ना तो यदि उसको सनलाइट के सामने, तो वो लेंस क्या है कि सबको एनर्जी को एकदम ना मतलब कि एकदम कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करने की वजह से ना मतलब जो पेपर है और पॉलीथीन है उसमें आग लगा देता है। लेकिन उस जो मतलब कि लेंस को आप ऐसे ऐसे हिलाते रहो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यदि हिलता हुआ लेंस है ना तो पूरे दिन में ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं ना लाइफ के अंदर, सोसाइटी से, फैमिली से, पर्सनल लेवल पे, वो आपका जो स्टडी का जो लेंस है ना उसको जलाते रहते हैं, तो आप रिजल्ट में कभी आग नहीं लगा पाओगे, ये चीज है ना कंफर्म है। दूसरा देखो, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है ना उसकी वजह से भी आप दिक्कत आती है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके पास पढ़ने को पैसा नहीं है लेकिन आपकी एस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे ना कि सारे दिन ना आप उसकी वजह से डिस्टर्ब रहोगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा कैसे बचाऊं, मैं एक चाय नहीं पी के आऊं तो, एक टाइम टिफिन नहीं खाऊं तो, मैं ना इस कोचिंग को छोड़ दूं तो, इसके नोट्स पढ़ लूंगा तो, इस तरीके से सोचते हो। जो आपका ध्यान है ना मतलब रणनीति बनाने में लगना चाहिए था ना कि आज हिस्ट्री पूरी करनी है, उसका रिवीजन इस टाइम पे, इस टाइम पे इसका मॉक है, वो आप रणनीति ना दूसरी जगह लगा रहे होते हो, तो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना आपको दिक्कत है, ठीक है। लेकिन इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके बारे में सोचेंगे। जैसे कि है ना मतलब कि कोचिंग से ये अपील की जा सकती है कि वो हेल्प कर दें स्टूडेंट को, कुछ एनजीओज वगैरह से ये अपील की जा सकती है, या जो कुछ प्रशासक जो बन चुके हैं जिनको लगता है कि हम पूरी तरीके से स्टेबल हैं वो 5-10 लोगों को सपोर्ट कर दें, या फिर जो व्यक्ति बढ़िया मेहनत करने वाला है वो किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज बना सकता है, वहां पे कॉपी चेक कर सकता है, स्टडी मटेरियल बना सकता है। वो उनके बारे में जब हम इनका सोल्यूशन देखेंगे ना तब उनके बारे में अलग स्टडी करेंगे। पहले तो हम उनको कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें कारण पता चल जाएगा ना फिर है ना मतलब कि सॉल्यूशन तो बहुत आसान होगा। तो जैसे कि अक्षय कुमार की एक मूवी का डायलॉग है, यदि मतलब कि हमें मंजिल पता चल गई ना तो रास्ते तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो पहले हमें कारण तो पता चले, मंजिलें फिर जो रास्ते हैं वो अपने आप मिलते रहेंगे। फिर स्टडीज की दिक्कत है, ठीक है। अब ना मतलब हमारे क्या होता है कि क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते कि किस तरीके से हमें आईएएस की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है, दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, अगले 3 सालों में ना मुझे सिलेक्शन लेना है, 5 सालों में मैं ये करना चाहता हूँ। इस तरीके के क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है ना हमारे दिमाग में होते नहीं है। हम जैसे कि आप डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फिर टेंशन में रहते हैं कि उस टेस्ट सीरीज में क्या आया होगा, उसमें क्या आया होगा, क्या ये मैंने डिसीजन अच्छा लिया, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर कौन सी मैगजीन से पढूं, कुछ मेरा छूट तो नहीं जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना उससे डिस्टर्ब होते रहते हैं। ये हालांकि ये सारे डाउट्स है ना, ये जो प्रॉब्लम है डिस्टर्बेंस की, मैं अपनी इस सीरीज के दौरान जो ये सीरीज में जितने वीडियो बनाऊंगा मैं छोटी छोटी बात पे ना वो आपकी सारे जो डाउट्स है ना वो दूर कर दूंगा, ताकि ये जो बैकग्राउंड में जो चलने वाली डिस्टर्बेंसेज है ना वो आपकी बिल्कुल नहीं होगी कि कोचिंग करनी चाहिए, नोट्स कौन सा पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि किसी को है कि मतलब कि यार आपको क्या लगता है मूमल मैगजीन पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने मूमल पढ़ के ना सिलेक्शन करवा लिया, तो फिर क्यों XYZ कोचिंग के नोट्स या XYZ कोचिंग की मैगजीन की बात कर रहे हैं। जब मैंने बताया तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो स्टडीज हैं उनकी पूरी बातें करेंगे कि स्टडीज में ये तो हमारी सीरीज के अंदर चल ही रहा है। इस डिस्टर्बेंसेस को कम करने का तो मैंने मतलब वो
उठा रखा है, कि बोलते हैं ना ठेका उठा रखा है। तो ये तो ठेका मैंने उठा रखा है कि आपके जो ना स्टडीज के अलावा वाले जो डाउट्स है ना, कि ना कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसी साइंटिफिक प्रोसेस होनी चाहिए, कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, 50 दिनों में कैसे तैयारी करें, ये सारी दिक्कत है ना मेरी है, ये मैं सारी बता दूंगा। फिर कंटिन्यूअस फेलियर इन द एग्जाम, ये डिप्रेशन का एक, ये जो डिस्टर्बेंस होने का ना एक अलग कारण है। जैसे आपने पहली बार जब आप पूरी एफिशिएंसी से एग्जाम दोगे तो उसकी अलग है, फिर एक दो एग्जाम में आप फेल हो गए ना, तो आपको डर लगने लग जाएगा कि या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, खुद के ऊपर डाउट करोगे, सेल्फ डाउट करोगे। सेल्फ डाउट जहां पे स्टार्ट हो गया, फिर आप अपने आप को कोसने लग जाओगे कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर गिल्ट बढ़ेगा, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये एक कारण है। तो कंटिन्यूअस जब कोई फेलियर हो रहा है एग्जाम के अंदर, हम उसका भी देखेंगे कि उसको किस तरीके का मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखना चाहिए, ये एक कारण है जिसको हमने देख लिया। ठीक है, तो हमारे हमने क्या देखा था कि 4 ना साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं हमारे साथ। उसमें से पहला डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन की हमने बात देख ली कि सिलेबस की वजह से आएगा, रिवीजन की वजह से आएगा, टाइम कम होने की वजह से आएगा, एग्जाम की वजह से आएगा, फ्यूचर की वजह से आएगा। फिर हमने देखा डिस्टर्बेंसेस किस वजह से आते हैं, लगातार फेल होने की वजह से आते हैं, सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और छोटी छोटी बातों के हम स्टडीज के रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस ले आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक था ना, हम डाइवर्स हो जाते हैं, हम खुद भटक जाते हैं, रास्ते से भटक गए। अब रास्ते से भटक गए ना, इसमें तो किसी और का कोई लोड, कोई वो ही नहीं था, खुद से रास्ते से भटके हैं हम। जब हम खुद रास्ते से भटक जाते हैं ना, हम किसी दूसरे पे तो आरोप भी नहीं लगा पाते। कि साइकोलॉजी की एक बड़ी एक इशू होता है कि जब हम हमारी गलती का आरोप दूसरे पे थोप देते हैं ना, तो हम रिलीव हो जाते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। जैसे आप होगा कि आप लोगों ने पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आरपीएससी पे थोप दो कि आरपीएससी ने पेपर अच्छे से चेक नहीं करती, आरपीएससी तो यूं ही सब्जेक्टिव कॉपी चेक करती है। अरे यार, वो लोग वहां पे ना 50-60 सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनकी मतलब आप विजडम पे ना डाउट करने के लिए ना, हम 20-25 साल के आदमी ना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो आप ना उन चीजों को हम दूसरों पे थोप देते हैं ताकि हमारा स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाए। लेकिन जो ये डाइवर्स होते हैं ना, हम डाइवर्स खुद से हुए हैं, रास्ते खुद से हमने भटके हैं, तो फिर हम किसी पे थोप भी नहीं पाते, और ये सबसे बड़ा कारण बनता है स्ट्रेस का फिर। ठीक है, तो अब ना डाइवर्जेंस किस कारण से होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस, पहला डाइवर्जेंस है बेड हैबिट। ठीक है, बेड हैबिट्स क्या, तैयारी करने गए, आपको दोस्त बोलेंगे यार अभी तो 1 साल है, थोड़ा सा मतलब कि चलो नशा वसा कर लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, दारू पी लेते हैं, बहुत मजा आएगा, सिगरेट पी लेते हैं, और एक बार वो लत लग गई ना, तो वो आपका दिन का हर दिन भी यदि थोड़ा थोड़ा टाइम भी रिड्यूस कर रही है वो। अब देखो ड्रग्स के ना मतलब कि कितने सारे नुकसान होते हैं। दारू पियोगे आप कि कंसंट्रेशन आपकी मेंटेन नहीं कर पाओगे, अपनी पर्सनल लाइफ में आप ना हर कुछ बोलोगे। और ये एक ना मतलब दारू पीना ना मतलब एक दारू पीना ही नहीं है, उसके ना बहुत सारी ना साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आप ना मतलब कि आप अपने आप ना मतलब बहुत एक नेगेटिव जोन में चले जाते हो। उसके ना कुछ मतलब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी होंगे, फिर उसके कुछ बायोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी होंगे, आपकी कंसंट्रेशन लूज कर जाएगी। ये तो सब कुछ आपके पर्सनल लेवल के ऊपर दिक्कत है। लेकिन आप ना मतलब अंदर से ना मतलब इतने मतलब आपको वो जाओगे नेगेटिव कि मेरे को तो यही करना है, वो करना है, और आप ना मतलब दुनिया में जो दूसरे काम है ना, उसके लिए जो आपके अंदर एक कंसाइंसनेस होनी चाहिए थी ना, कि वो खत्म हो जाएगी। जैसे हमें किसी टीचर की रेस्पेक्ट करनी है, वो खत्म हो जाएगी। हमें वुमेन की रेस्पेक्ट करनी है, वो भी उस चीज से खत्म हो जाती है, ये ड्रग्स वगैरह दारू वगैरह लेने से। तो हम जब रेस्पेक्ट करना किसी की खत्म कर देते हैं ना, तो वहां पे ना मतलब सब कुछ है ना, फिर आप ऐसे मान लो कि ये सबसे बड़ा कारण है दारू। और फिर हमें लगता है कि ना मतलब हम तो ना टेंशन में है, ये है, तो मतलब फिर वापस से ड्रिंक करते हैं, और वो फिर एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है कि वो पीने से फिर वापस स्ट्रेस आएगा, फिर एक पूरा एकदम वो सर्किल है ना चलता रहेगा। दूसरा ना घूमना फिरना। यार ठीक है, आपने ना 7 दिन पढ़ाई की, 10 दिन पढ़ाई की, उसके बाद आप थोड़ी सी ना मतलब कि कहीं घूमने चले गए स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन हमने जनरली क्या देखते हैं कि मतलब आपको भेज दिया घर वालों ने कि अच्छे खासे रुपए देके कि जाओ जयपुर में जाके स्टडी करो, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे आके ना पार्क में घूमने लग जाएंगे। ठीक है, पार्क में घूमने का मतलब आप सब लोग समझ रहे हो, इधर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं सारे दिन है ना, मतलब इस मॉल में चले गए, उस मॉल में चले गए, अपने मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, घूम रहे हैं बस। तो उन चीजों का फिर बहुत है ना गंदा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं उनको बैड हैबिट्स के अंदर रख रहा हूँ। फिर मूवीज देखने चले गए, पार्टीज करने चले गए। ठीक है, तो मूवीज आप ना मतलब कि देख रहे हो, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो आप, वीक में 1-2 बार देख ली, वो बात अलग है। एक आपको लत लग गई कि बस आप है ना मतलब कोई भी नई मूवी आए हमें तो उसको देखना है, पार्टीज करनी है। अब इनमें क्या होता है, पहले तो आप स्टार्टिंग कर देते हो 2, 4, 5, 10 बार,
फिर आप दूसरों से कंपटीशन लगने लगता है आपका कि वो तो ना मूवी देखने चला गया, अब मैं भी मूवी देखने जाता हूँ, वो तो चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं भी जाता हूँ। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही ना नेगेटिव साइकिल में ना हम घुस जाते हैं। और मूवीज के अंदर तो मैंने वैसे भी बताया कि बॉलीवुड है ना एकदम कचरा दिखाता है, ठीक है। हालांकि हो सकता है 10-20% है ना बहुत अच्छी मूवीज आती होंगी, लेकिन बाकी वो कचरा दिखाता है। उसमें क्या होगा कि आपको पर्सनल लाइफ में और डिस्टर्ब करके रख देगा। वो पर्सनल लाइफ में भी आपको ना, आप आए हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप बॉलीवुड में देखोगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यार उनको तो नहीं पढ़ना, उनको तो वही काम करना है, तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो आपको भी डिस्टर्ब कर देंगे। फिर आप भी क्या कि मैं भी कोई रिलेशनशिप में जाता हूँ, मैं भी घूम के आता हूँ, वो जिस तरीके से मूवी दिखाते हैं मैं मूवी देखने जाता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये चीजें आपको ना शॉर्ट टर्म प्लेजर जरूर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होगा, ये मेरे से लिखवा लो आप। फिर है ना अदर कैरियर ऑप्शन की तरफ भाग जाते हैं। बनने आए थे आरएस, लेकिन है ना फिर पता चला कि रीट का एग्जाम दे लेते हैं, एसआई का एग्जाम दे लेते हैं, इसका एग्जाम दे लेते हैं। तो ये डाइवर्जेंस एक बार तो आपको अच्छा लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो आप जैसे कि आरएस बनने के लिए 3 साल परेशान होते, लेकिन आप ना मतलब कि रीट का पेपर दिया, एक बार में सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद आप जब ना लॉन्ग टर्म में आप जाके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके ना कितना ना मतलब कि एक डिप्रेशन और उसका कारण बन रहा है। आपको लगेगा कि उस टाइम मैं इतने नोबल ऑब्जेक्टिव के साथ गया था, उसके लिए मेहनत कर सकता था, लेकिन मैं छोटे से ऑप्शन में चला गया। फिर ये शॉर्ट टर्म प्लीजर, तो शॉर्ट टर्म प्लीजर की वजह से बात की ना, जो बैड हैबिट्स होते हैं उनको जो ड्राइव करने वाला जो रीजन होता है शॉर्ट टर्म प्लीजर होता है, ठीक है। उस प्लेजर में है ना हम ना मतलब कि एकदम ये देख ले कि रिलेशनशिप में चले गए, कहीं घूमने चले गए, कुछ है ना उल्टा पुल्टा खाने लग गए, कुछ ड्रग्स में चले गए, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म के लिए आपको चीजें प्लीज करती हैं। जैसे सोना भी एक है ना, मतलब उसमें कि आप 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हो क्योंकि वो आपको प्लीज कर रही है। उन चीजों से आप ना शॉर्ट टर्म में प्लीजर लेने के कारण है ना लॉन्ग टर्म में आपको ना बहुत ज्यादा नुकसान है ना देखने को मिलता है। तो मैं अब जैसे यार आप सब लोग ना जो भी मेरे से सीनियर है उनको तो मैं कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन जो मेरे से जूनियर है या जो मेरे छोटे भाई बहन है, मैं उनको इस चीज के लिए बोलूंगा, जो कॉलेज वगैरह में है ना, मैं उनको इस चीज से बोलूंगा कि आप शॉर्ट टर्म प्लीजर के पीछे ना मत भागिए। और ये जो एक शॉर्ट टर्म प्लीजर होता है ना, ये एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप ऐसी कोई एक थ्रेशोल्ड है ना डिसाइड नहीं कर सकते कि बस मैं तो ना मतलब एक बार घूम के आया तो मैं सेटिस्फाई हुआ। आप एक बार घूमोगे, 2 बार घूमोगे, 4 बार घूमोगे, 10 बार घूमोगे, 10 बार घूमने के बाद भी आपके ना मन में हमेशा आएगा 5 बार और घूमूं, 20 बार और घूमूं। अब यदि आप 5 मूवी देख ली तो 10 मूवी और देखूं, 5 पार्टी कर ली तो 10 पार्टी और करूं। ये हमेशा ना मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लीजर है ना वो लगातार बढ़ता जाएगा, उसमें कोई भी ऐसी एक थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है जहां पे आप अपने आप को रोक पाओगे, ठीक है। तो आप ना मतलब कि घूमने लग गए, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 4 के साथ, 10 के साथ, आप कभी भी ना मतलब इस प्लीजर में ना अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एकदम ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप ना यार स्टडी के ऊपर फोकस रखिए यदि आपको इसमें करना है और आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। फिर लास्ट में है सोशल मीडिया, इससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। यदि आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ना मतलब इंपॉर्टेंट काम ना सोशल मीडिया पे मिल रहा है ना, तो बात अलग है। यदि कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो आप ना बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब हो जाओगे कि मेरे दोस्त ने तो आज वो यहाँ घूमने चला गया, मेरे दोस्त ने तो आज नई कार ले ली, मेरा दोस्त तो आज ये फिल्म देखने चला गया, वो न्यूयॉर्क चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया। तो उस चीजों से आप अपने ऊपर ही ना बर्डन क्रिएट करोगे। यार उनकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव अलग है, वो अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं, आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव अलग है, आप अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हो। तो कभी भी पीयर प्रेशर है ना, सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर आता है कि जैसे आपने किसी फ्रेंड को देखा कि वो फ्रेंड है कि वो ना मतलब कि मूवी देखने चला गया, तो फिर वो ना स्टेटस डाल देगा कि आज ये मूवी देख के आया, बहुत ही शानदार आया, मैं अपने पार्टनर के साथ गया, ये मजा आया, वो आया। लेकिन फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप ये सोचो कि भाई साहब उसको लॉन्ग टर्म में जाएगा ना वो, तब उसको जब डाइवर्जेंस फील होगा ना, तो वो आपसे ना बुरी स्थिति में होगा। तो आपको पीयर प्रेशर से कभी कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको खुद से देखना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस की बात कर ली। क्या क्या साइकोलॉजिकल लोड आते हैं अपने जीवन में, हमने देखा पहले डिप्रेशन आता है, फिर डिस्टर्बेंस आता है, डाइवर्जेंस आता है। अब हम डिले की बात करेंगे कि इंसान की फितरत ही इंतजार करना नहीं है, और हमें इंतजार किस तरीके से करवाया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, डिस्टर्बेंस के कारण देख लिए, फिर ये देख लिया हमने, फिर डाइवर्जेंस के कारण देख लिए, कुछ बैड हैबिट डेवलप कर लेंगे, दूसरे करियर ऑप्शन में चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लीजर की तरफ हम भागते हैं, और जो लोग लास्ट में है कि सोशल मीडिया का प्रेशर में आता है। फिर ये आ गया डिले। जो डिले होता है ना वो बहुत ही खराब है, क्योंकि डिले हमारी फितरत में नहीं है, हमें परेशान करता है। आप कभी भी देखना, आप है ना बहुत सारे लोगों से ऐसे सुनोगे कि ना मतलब कि इंतजार नहीं होता मुझसे, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इसलिए ना मतलब कि हमेशा एक वो हमारी कहावत भी चलती है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वो इसी डिले को ना शांत करने के लिए एक कहावत है, ठीक है। अब देखो डिले कौन कौन से हो सकते हैं कि एग्जाम प्रोसेस ही डिले हो जाए। तो आरपीएससी के स्टूडेंट के लिए तो ना
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि उनको मतलब कि वो खुद की तरफ से कुछ भी डिले ना करे ना, तो एग्जाम इतनी डिले हो जाती है ना कि आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, आप परेशान हो जाते हो कि यार ये कि सब कुछ हो क्यों रहा है मेरे साथ। तो ये चीज है ना, ये स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा परेशान करती है। दूसरा परेशान क्यों हो जाता है कि स्टूडेंट खुद की वजह से ना जो वांटेड रिजल्ट चाहता था ना, वो कि ना यार ये मैं रिजल्ट चाहता हूँ कि मेरा मुझे एसडीएम बनना चाहिए, आरपीएस बनना चाहिए या आरएस एटलीस्ट बनना चाहिए, तो उस वांछित रिजल्ट पहुंचने में ना वो डिले कर देगा। जैसे एक उसको ना मतलब उसने सोचा होगा 2018 में पास आउट हुआ हूँ तो मैं 2019 तक बन जाऊं, 20 तक बन जाऊं, लेकिन उसको पता चला है 2021 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 22 में भी नहीं हुआ, तो ना वो जो वांटेड रिजल्ट है ना वो डिले होता जा रहा है। वो उसको चाह रहा है कि ना मैं 1-2 साल में ये मेरे को मिल जाए, तो वो जितना वांटेड रिजल्ट है ना डिले होता जाएगा ना, वो फ्रस्ट्रेशन बनेगी और वो फ्रस्ट्रेशन आप में गिल्ट पैदा करेगी और फिर वापस साइकोलॉजिकल आप पे ना लोड आएगा और फिर आप वापस स्ट्रेस की सिचुएशन में पहुंच जाओगे। लास्ट है सोशल क्लॉक। ठीक है, हमारी सोसाइटी की क्या होती है, एक सोशल क्लॉक फिक्स होती है। सोशल क्लॉक फिक्स होने का मतलब है कि हम टाइम डिसाइड करते हैं कि 18 साल की उम्र में आदमी को ये कर लेना चाहिए, 22 साल की उम्र में आदमी को ये कर लेना चाहिए, 25 साल तक तो उसको एटलीस्ट नौकरी लग जानी चाहिए, 26 साल तक उसको शादी कर लेनी चाहिए, उसको ना मतलब 30 साल तक अपना घर स्टेब्लिश कर लेना चाहिए, खुद का घर हो जाना चाहिए, 35 साल तक ये कर लेना चाहिए। तो एक सोशल क्लॉक ना हमारी डिसाइडेड होती है पहले से एक सोसाइटी की, और जब हम उस सोशल क्लॉक से ना डिले होते जाते हैं ना, जितना दूर होते जाते हैं ना उतना हमें बुरा फील होने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा 20-22 साल का 25 साल का लड़का जब सिलेक्ट हो जाता है तो सब लोग करते हैं कि वाह वाह यार तू बहुत अच्छी एज में सिलेक्ट हो गया ये। और जैसे 20 से 22-25 साल तक आप जब ना प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये कह देंगे कि हाँ हमारा बच्चा ना मतलब तैयारी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे आप 25 साल के ऊपर बढ़ते जाते हो तो आपको सोशल क्लॉक बोलती है कि 25 साल में तो तेरे को नौकरी लग जाना चाहिए था, तू डिले होता जा रहा है। तो वो डिले आपकी क्या होगा, एक प्रेशर का कारण बनेगा। ठीक है, तो वो डिले क्या करेगा, प्रेशर का कारण बनेगा। आपको फिर है ना मतलब कि सोसाइटी की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बोझ आएगा कि यार तू सोशल क्लॉक है उससे डिले हो रहा है। जब तक आपकी ना नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। फिर है ना हमारे समाज की एक फिक्स है कि भाई इतनी मतलब इतनी एज में तो शादी कर लेनी चाहिए, ज्यादा मतलब तू बूढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो फिर सोशल क्लॉक क्या करेगी, आपको ना मतलब फिर से ना वो करेगी, तो आपको लगेगा कि यार मैं ना बहुत डिले हो रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तो उसकी वजह से ना आप फिर है ना अपने ऊपर लोड लेने लग जाओगे। तो डिले 3 प्रकार के होते हैं, या तो एग्जाम वालों ने डिले कर दिया, या हमने जो खुद का रिजल्ट चाहते थे वो नहीं लेके आए, या सोशल क्लॉक। अब कई बार है ना दूसरी दिक्कत भी होती है सोशल क्लॉक में। ये तो मैंने एक नॉर्मल सोशल क्लॉक बताई, कुछ है ना मतलब कि ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे मतलब कि ना 20-22 साल में शादी करने का ना मतलब वो होता है। स्पेशल सोशल क्लॉक होती है ना, वो जो मेरी बहन है उनके साथ तो सबसे ज्यादा जुड़ी रहती है कि उनको तो बहुत ज्यादा कि एक अटेम्प्ट में यदि तुमने ये क्लियर नहीं किया ना तो शादी की जाएगी तुम्हारी। तो सोशल क्लॉक तो मतलब लड़कों में तो थोड़ा चलो रिलैक्सेशन भी छोड़ दिया, लेकिन है ना मतलब गर्ल्स के अंदर तो सोशल क्लॉक को एकदम 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 स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो किया जाता है ना। तो हमारी कुछ सोसाइटीज तो ऐसी हैं जो बैकवर्ड सोसाइटीज वगैरह है, तो उनमें तो क्या है कि 19-20 साल में शादी करनी है। तो उसमें क्या है कि आप ना मतलब थोड़ा सा भी 1-2 अटेम्प्ट भी देना चाहो तो आप सोशल कलेक्शन है ना, सोशल क्लॉक है उससे बहुत ज्यादा डिले कर जाओगे, तो उसकी वजह से भी सोशल प्रेशर आता है आपके ऊपर। ठीक है, या कई कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा सीनियर एज में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, 40 साल में, 35 साल में, तो फिर ये सोशल क्लॉक है ना हमें उस टाइम पे भी डिस्टर्ब करती है कि हम इतना लेट तैयारी कर रहे हैं, हमें मतलब कि मतलब समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, और इस उम्र में फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये सोशल क्लॉक होती है ना वो डिस्टर्ब करती है। तो हमने क्या देखा कि ये देखो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्यों आता है, तो हमारे ऊपर 4D जो लोड होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो बैलेंस लाइफस्टाइल थी उसको हमने देखा कि लाइफ स्किल्स हैं वहां पे दिक्कत है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम क्यों नहीं कर पा रहे। फिर हमने देखा कि कौन से 4 साइकोलॉजिकल लोड है जिसकी वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो उसमें एक डिप्रेशन देखा, एक डिस्टर्बेंसेस देखा, और एक डाइवर्जेंस देखा, और एक ना हमने क्या देखा कि जो डिले देखा। फिर हमने क्या देखा कि ये कौन कौन से सोर्स हैं डिप्रेशन के, सिलेबस की वजह से आ जाता है, रिवाइज नहीं कर पाते, पेपर की में एंजाइटी रहती है कितना हार्ड आएगा, फिर टाइम कम होता है, फियर ऑफ फ्यूचर होता है। फिर हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं, सोशल लाइफ से हो जाते हैं। सोशल लाइफ में मतलब कि सोसाइटी कुछ डिस्टर्ब करेगी या फैमिली कुछ डिस्टर्ब कर देगी, या फिर हम पर्सनल लाइफ में ना डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से दिक्कत आ सकती है, और जो स्टडीज में दिक्कत आ सकती है, लगातार हम एग्जाम के अंदर फेल हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंस क्या होता है, बैड हैबिट्स में चले जाते हैं हम, शॉर्ट टर्म प्लीजर को सीख करने लग जाते हैं, दूसरे कैरियर ऑप्शन को तलाश करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे ना दूसरों को देख के कंपेयर करके परेशान होने लगते हैं। डिले क्यों हो जाता है, एग्जाम में डिले हो रहा है, जो हम खुद के रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे, और उसके बाद है ना सोशल क्लॉक के
तो आज का जो ये वीडियो है ये काफी लंबा हो जाएगा, तो इसमें तो हमने ये सोचा है कि भाई ये हमें साइकोलॉजिकल लोड क्यों आता है, स्ट्रेस क्यों आता है, हम किस तरीके से इसको मैनेज करें, ये सारी चीजें आज के हमने लेक्चर में देखी है। अगला जो इसका पार्ट आएगा ना, उसमें हम देखेंगे कि ये डिस्टर्बेंस है, कि ये जो लेंथ ऑफ सिलेबस है, इसको हम किस तरीके का अपना नजरिया रखें, किस तरीके का माइंडसेट रखें कि ये चीज ठीक हो जाए, किस तरीके से हम ना सिलेबस को रिवाइज करने के लिए ना अलग टेक्निक्स अपना सकते हैं जिससे ये चीज दूर हो जाए। फिर जो एंग्जाइटी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये जो बैड हैबिट्स है उनसे कैसे दूर हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, कंटिन्यूअस फेलियर वाले एग्जाम जो फेलियर हो रहे हैं उनके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, उनके लिए कौन कौन से रोल मॉडल है, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद जो डाइवर्जेंस आ रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, और जो डिले हो रहे हैं उनको किस तरीके से ना जस्टिफाई करें, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो वो हमारे आगे आने वाला पार्ट है, उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको एक आप अच्छे से देखें, ताकि जो हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग हो जाए, हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, अपने आप को पूरा ना एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद से कोई भी रिजल्ट आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत बढ़िया है, यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दूसरी स्ट्रीम में जाएंगे, वहां अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करेंगे, यदि वहां भी अच्छा नहीं आया तो तीसरी जगह जाएंगे। लेकिन अपना आपको कभी ये तो नहीं होगा ना कि मैं पूरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मैं उस टाइम पे प्रेशर में था, उस टाइम पे डिप्रेशन में था। उस सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, ये मैंने जनरली जिन लोगों से भी सुना है उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि सर ये मेरी बात तो ना आपने डिप्रेशन या जो साइकोलॉजिकल लोड इस चीज का भी होता है, मेरी बात को आपने इंक्लूड नहीं किया, तो आप ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उन चीज़ों को आगे वाले लेक्चर में जरूर इंक्लूड करूंगा, और उनके लिए जितना भी पॉसिबल मतलब जो रियलिस्टिक सॉल्यूशन है और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।